बच्चों, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी की गणनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला है वो विभिन्न तरह के तंत्रों में एंट्रोपी की गणना के लिए अब हम बात करेंगे ठोस या द्रव के लिए एंट्रोपी की गणना, फिर हम बात करेंगे भौतिक अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी गणना, एंड फाइनली हम बात करेंगे अभिक्रियाओं के लिए एंट्रोपी की गणना। तो अभी हम बात कर रहे हैं ठोस या द्रव के लिए सामान्य हीटिंग या कूलिंग में एंट्रोपी की गणना। तो ठोस या द्रव में बच्चों सामान्य रूप से सिंपल हीटिंग और सिंपल क्यू लिखकर आप बात कर सकते हैं। फॉर्मूला आप जनरल जानते ही हैं, डेल एस क्या होता है, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी, और ठोस या द्रव के लिए सामान्य डी क्यू लिखा जा सकता है एन सी मोलर डी टी अपॉन टी। अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे यहाँ पर, या तो सी मोलर ताप से स्वतंत्र होगा, यदि सी मोलर ताप से स्वतंत्र है, सी मोलर क्या है, ताप से स्वतंत्र है, तब क्या होगा, तो हम सी मोलर को बाहर ले आएंगे तो डेल एस बराबर एन इंटू सी मोलर डी टी अपॉन टी हो जाएगा एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। यदि सी मोलर ताप पर निर्भर करता है, फॉर एग्जाम्पल सी मोलर बराबर है ए टी प्लस बी अपॉन टी, कुछ ऐसा है, राइट, ए और बी नियतांक के, तो फिर आपके पास डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा हमारे पास एन सी मोलर ए टी प्लस बी अपॉन टी इंटू डी टी बाई टी और इंटीग्रेशन, राइट, तो ये एन, बाकी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास सी मोलर आ जाएगा। ये तो हो गया ठोस या द्रव में एंट्रोपी की गणना। अब हम बात करते हैं भौतिक अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी की गणना। अब भौतिक अवस्था परिवर्तन में जब आप एंट्रोपी की गणना की बात करते हैं तो एक सिंपल फंडामेंटल हम हमेशा काम में लेते हैं, वो ये कि भौतिक अवस्था परिवर्तन हमेशा नियत दाब पर होते हैं। जब भी भौतिक अवस्था परिवर्तन नियत दाब पर होंगे तो इसका मतलब हम QP हो जाएगा यहाँ, और जैसे ही हमने QP लिखा ये हो जाएगा DH, राइट, पर मोल इंटू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय T, ये आ जाएगा हमारे पास DH, या आप बोल दें नंबर ऑफ मोल DH में ही समाहित है, तो DH अपॉन T। यूजुअली तापमान भी कांस्टेंट होता है तो T इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो T भी कांस्टेंट है तो डेल एस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी सिस्टम इंटीग्रेशन DH, और ये फाइनली हो जाएगा डेल्टा H भौतिक अवस्था परिवर्तन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, डेल्टा एस फेज ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन टी, राइट। अब अलग अलग कहानी होगी, जैसे मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड का ये हो जाएगा डेल एच। सॉलिड से लिक्विड क्या हुआ, गलन, गलना डिवाइडेड बाय गलनांक बिंदु, किस पर होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए लिक्विड से गैस है तो ये वाष्पन है, तो डेल्टा एस लिक्विड से गैस, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वाष्पन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठोस से सीधा गैस, वहां पर भी आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। इन्हीं में अगर ये तो मैंने तंत्र की बात करी, अगर मैं परिवेश की बात करूंगा तो गलनांक बिंदु की जगह आपका परिवेश हो जाएगा, तो डेल्टा एस परिवेश की अगर यहाँ बात करेंगे तो डेल्टा एस परिवेश की यहाँ पर जब बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग, जो कि अलग होगा किससे, परिवेश से, सॉरी तंत्र से अलग होगा। जब ये तंत्र से अलग होगा, राइट,
तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ टी अलग है, यहाँ टी अलग है, इन दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर तंत्र और परिवेश एक दूसरे के साम्य में है, यानी उत्क्रमणीय भौतिक अवस्था परिवर्तन है, तो दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये डेल एस जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि अगर समान हो गया परिवेश और तंत्र का ताप तो ऑटोमेटिक फेज ट्रांसफर हो जाएगा, डेल एस आपका यहाँ पर सराउंडिंग और सिस्टम का मिलाकर जीरो हो जाएगा। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं ठोस या द्रव में, तो डेल एस सराउंडिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो माइनस क्यू सिस्टम लिखते हैं, और माइनस क्यू सिस्टम आपका हो जाएगा एन सी मोलर डेल्टा टी अपॉन टी, या आप इसे फिर से वही दो हिस्सों में लिखना चाहते तो इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी, तो आप ये टी बाहर आ जाएगा, टी सराउंडिंग हो गया और अंदर इंटीग्रेशन डी क्यू, तो या तो एन सी मोलर डी टी इंटीग्रेशन। अगर सी मोलर ताप से स्वतंत्र हुआ तो हम अलग ही जगह पहुंचेंगे, और ताप पर निर्भर हुआ तो अलग जगह पहुंचेंगे। जैसे ताप से स्वतंत्र वाले केस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एन सी मोलर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी सराउंडिंग। ताप से स्वतंत्र नहीं हुआ तो फिर फंक्शन जो भी दिया है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन होगा। बस ये डी टी अपॉन टी का टी अलग हटा कर रख दो, बाकी कहानी सेम हो जाएगी इधर के जैसे, राइट। तो ये दो आसान जगह जहाँ पर हम एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बहुत सिंपल है। आइए अब इनके कुछ इलस्ट्रेशन की बात करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के एंट्रोपी गणना की बात करेंगे। जब एंट्रोपी के इलस्ट्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमें कुछ कॉमन चीज़ें जो जहाँ पर थ्योरेटिकल सवाल बनता है एंट्रोपी के, वो अच्छे से याद होने चाहिए। वो क्या क्या हो सकते हैं, आइए उनके बारे में हम बात करें। तो जैसे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एंट्रोपी चेंज डेल एस पॉजिटिव कब होगा, राइट, सिस्टम का। तो हमें पता है ठोस का एंट्रोपी सबसे कम होता है, फिर द्रव का, फिर गैस का। तो हम इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं कि यदि ठोस से द्रव बन रहा है तो डेल एस इसका पॉजिटिव होगा, द्रव से गैस बन रहा है तो भी डेल एस आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर ठोस से गैस बन रहा है तो भी डेल एस आपका पॉजिटिव होगा। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। तो ये एक पहला हमारा कंक्लूजन हो गया। दूसरा, कभी भी हम अगर गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करेंगे यानी उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी आपका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। तो समतापीय प्रसार, गैस का समतापीय प्रसार ऑफ गैस लिख देता हूं मैं। तीसरा, अगर मैं दो अलग अलग गैसों को नियत ताप पर मिला देता हूं, मिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात करें, राइट, गैसों का मिश्रण नियत ताप पर हो या नहीं हो, दोनों ही समय में आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, राइट। तो मैं नियत ताप का ही लिखता हूं, नियत ताप पर गैसों को मिश्रित करना। हम ये सारे एग्जाम्पल लेंगे। नियत ताप पर गैसों का मिश्रित करने का मतलब हो गया, मैं बात कर रहा हूं विसरण की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, विसरण की। इसलिए मैंने नियत ताप लिखा क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर चीज पर आना चाहता था, राइट। सामान्य ठोस या द्रव को आप जब हीट करेंगे, उनका ताप बढ़ाएंगे, तब हमेशा क्या होगा, आपका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं आदर्श गैस का ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी चेंज होता है, आयतन बढ़ाने पर एंट्रोपी चेंज होता है, और दाब घटाने पर एंट्रोपी चेंज होता है, राइट। मतलब सॉरी, बढ़ता है। चेंज का मतलब डेल एस पॉजिटिव होता है। ये आप बात कर सकते हैं। अलग अलग आदर्श गैसों में ऑर्डर, डिस्टर्बेंस या रेंडमनेस के आधार पर भी आप एंट्रोपी चेंज की बात कर सकते हैं, राइट। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, यानी कम गैसीय अणुओं से ज़्यादा गैसीय अणु बनते हो, उनका डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने लिखी है, जहाँ पर आप बात कर सकते हैं डेल एस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी कभी आपसे ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है एक सामान्य चीज़ों का, हमने ये कर दिया, बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी। उनके लिए भी हम एक और लिस्ट बना लेते हैं कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम, कुछ उदाहरण सामान्य से, राइट। तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा किसकी कम होती है। यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की जब हम बात करें
तो क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी कम होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो उस पर भी सवाल बनाया जा सकता है एक परफेक्ट क्रिस्टल के रूप में, और एक आपने अक्रिस्टलीकृत फॉर्म बोल दिया या उसका क्रिस्टल डिस्टॉर्ट कर दिया, तो भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात, क्रिस्टल की ठोस अवस्था में जब हम और बात करते हैं तो कभी कभी हमसे ये सवाल बोल दिया जाता है, परफेक्ट शुद्ध क्रिस्टल से बन रहा है इम्परफेक्ट क्रिस्टल। इम्परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब है क्रिस्टल विद डिफेक्ट, जिसमें त्रुटियां हो, जो ठोस अवस्था में आप पढ़ते हैं, ऐसा क्रिस्टल जिसमें त्रुटियां हो, तो डेल्टा एस क्या होगा, तो हमें पता है इसका डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वहां पर अशुद्धियां आ गई है क्रिस्टल में, राइट। तो ये हमारे बहुत सारे कॉमन फंडा हैं, और भी आप इनमें बात कर सकते हैं। आइए एक दो उदाहरण और लिखते हैं। जैसे अणु की जटिलता बढ़ जाने पर भी आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ जाती है। इस तरह से अगर हमें कंपेयर करना हो तो भी हम बात कर सकते हैं, राइट। जैसे अणु की जटिलता अगर बढ़ जाती है उसकी हम बात करें, तो मेरे पास एक है C2H5OH, मान लीजिए द्रव रूप में है, और एक है CH3OH, मिथेनॉल और इथेनॉल है। आप अगर इनके एंट्रोपी की बात करेंगे तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। कभी कभी हम इस तरह के सिंपल उदाहरणों में भी उलझ जाते हैं जहाँ एंट्रोपी के क्रम की हमें बात करनी होती है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का आणविक भार ज़्यादा होने के कारण ही हम बोल देते हैं कि O2 का एंट्रोपी ज़्यादा होगा। और वो बाकी अंडे वाले सवाल तो हम सबको पता है, अंडे को उबालने पर प्रोटीन के अणुओं में जटिलता आ जाती है, इसलिए उबले हुए अंडे की एंट्रोपी का मान हमेशा ज़्यादा होता है। तो एक भी लिख सकते हैं, अंडा बॉइलिंग, हमने अंडे को बॉईल किया, उबला हुआ अंडा, इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। जबकि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है सवाल में कि जब अंडा उबला हुआ नहीं होता तो उसके अंदर वो द्रव होता है, आपने फोड़ कर देखा होगा, लेकिन जब हम उसे उबाल देते तो ठोस हो जाता है, राइट। तो द्रव से ठोस, डेल एस तो नेगेटिव होना चाहिए, फिर भी पॉजिटिव है, राइट। तो उस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक रबड़ जब तक कंप्रेस्ड होता है, राइट, और रबड़ को जब हम खींच देते हैं तो आपको ऐसा लगता है आणविक दूर दूर हो गए, एंट्रोपी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वहाँ अणुओं को अपने स्वच्छंद विचलन के लिए जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर भी एंट्रोपी जो आप सोचते हैं उसके विपरीत आपको देखने को मिलती है। तो ये सिंपल चीज़ें। अब आइए हम इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसके फॉर्मूले हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, उन पर बात करते हैं। छोटे छोटे सवाल करेंगे, मैं एक एक चीज़ के इनके सवाल लूँगा, बस यूँ मान लीजिए इतने ही सवाल लूँगा जितने आपकी इनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये सारे फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सवाल ले रहा हूँ। एक चीज़ जो शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया वो ये, ठोसों एवं द्रवों की सामान्य हीटिंग, उन्हें सामान्य रूप से गर्म कर देने पर भी एंट्रोपी बढ़ जाती है, राइट। मैं सबसे पहला सवाल इसी पर ले रहा हूं, फिर बाकी समतापीय प्रसार ऑफ गैस, नियत ताप पर गैसों के मिश्रण, राइट। या सबसे पहला सवाल 3 नंबर पर लेते हैं, नियत ताप पर गैसों को मिश्रित करते हैं, और फिर बात करते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चलो गैस पर बात करते हैं और दो गैसों को मिश्रित कराते हैं, उनका डिफ्यूजन कराते हैं। तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा हूँ एक गैस का, फिर दो गैसों की बात करेंगे, राइट। तो दो फ्लास्क हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। ये वॉल्व लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ये रिक्त है, इवैक्यूएटेड है, खाली है, राइट। और यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है जिसका दाब P1 है। ताप नियत रखते हुए वाल्व खोलने पर, ताप नियत रखते हुए वाल्व खोलने पर गैस प्रसारित होती है, राइट। तब गैस के एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। तब डेल्टा एस गैस
क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल, गैसेस स्टेट का है, गैसीय अवस्था का सवाल लगता है, परंतु आप देखिए हमने इसे किसी खूबसूरती से थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के पहले आप वॉल एक बार ओपन करिए, ये हमने हटा दिया वॉल। अब गैस यहाँ जा रही है, गैस दोनों जगह प्रेजेंट है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का अंतिम आयतन कितना हो गया V1 प्लस V2। गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है, गैस का ताप, राइट, आदर्श गैस की हम बात कर रहे हैं, गैस का ताप, तो अंतिम प्रारंभिक ताप की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक ताप हो गया T इनिशियल, अंतिम ताप की अगर हम बात करें ये भी T है, ये T फाइनल भी T है। आदर्श गैस है, सिंपल फॉर्मूला लगा दो डेल्टा एस आइडियल गैस वाला, तो डेल्टा एस आइडियल गैस NCV मोलर ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस NR ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, राइट, ये 0 हो गया, तो हमारे पास डेल्टा एस गैस क्या बचा, NR ln V1 प्लस V2 अपॉन V1, ये हमारे पास डेल्टा एस गैस बचता है। अब जरा देखिए ये अपने आप पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको, बहुत सिंपल तरीके से, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर समतापी रूप से गैस को प्रसार करेंगे तो हमेशा गैस की एंट्रोपी में वृद्धि होगी, आप ये आराम से कह सकते हैं। ठीक, आइए अब इसमें दो अलग अलग गैसों को मिक्स करते हैं और फिर बात करेंगे। तो डायग्राम मेरा वही है, इंटैक्ट है, बस मेरी चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, जरा ध्यान से देखिए कैसे। अब ये रिक्त नहीं है, बगल वाला फ्लास्क, इसमें भी पहले से गैस है, वाल मैंने फिर से दिखा दिया है, यहाँ गैस A है और यहाँ गैस B है, इधर का फ्लास्क का आयतन V1 है, इधर का V2 है, राइट। ताप दोनों का निश्चित है, ताप बराबर T है, पहले भी है बाद में भी है। इस गैस A का दाब पहले P1 है और इधर वाले का दाब P2 है। नियत तापमान नियत रखते हुए वाल्व हमने खोल दिया, तो ताप नियत रखते हुए वाल्व खोलने पर डेल्टा एस तंत्र ज्ञात करो। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने इस तंत्र को दो भागों में बांट लिया। एक बार तो मैंने गैस A के हिसाब से बात करी और एक बार मैंने गैस B के हिसाब से। जब मैं गैस A के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो पहले गैस A यहाँ है, बाद में यहाँ सब जगह है, यानी गैस A प्रसारित होगी ताप नियत ताप पर। जब मैं B की बात कर रहा हूँ तो पहले गैस B यहाँ है, बाद में इधर प्रसारित हो गई, यानी गैस B भी समतापीय रूप से प्रसारित हो गई। सिंपल, जो अभी अभी हमने किया उसी को दो बार कर देना है, राइट। तो डेल्टा एस तंत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा एस तंत्र हो जाएगा डेल्टा एस ए गैस A प्लस डेल्टा एस गैस B। डेल्टा एस ए क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे NR ln V1 प्लस V2 अपॉन V1, मान लीजिए गैस A के मोल Na। डेल्टा एस B क्या हो जाएगा, डेल्टा एस B हो जाएगा NBR ln V1 प्लस V2 अपॉन V2। बस सिंपल कहानी, दोनों जोड़ दिया, डेल्टा एस टोटल आ गया। तो डेल्टा एस तंत्र कितना आ गया, NAR ln V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस NB B के मोल इंटू R ln V1 प्लस V2 अपॉन V2, राइट। तो इस तरह की हमारी अलग अलग कहानी, दोनों के मोल समान होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कहानी अलग अलग आ जाएगी। दोनों के दाब अलग अलग होने से हमें दाब क्यों दिए, अब आपके मन में डाउट है कि हमें दाब क्यों दिए, भाई दाब की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दाब की तो, राइट। पर दोनों गैस उपस्थित हैं, दोनों के दाब अलग अलग हैं, वॉल्यूम अलग अलग है, टेम्परेचर अगर सेम है तो मोल हैज़ टू बी डिफरेंट, राइट। तो इस तरह की बात हो सकती है हमारे पास। और आप चाहें तो दाब से फाइनल प्रेशर की गणना भी कराई जा सकती है, तो गैस का रिवीजन हो जाएगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर
इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। दोनों पात्रों में अंतिम दाब क्या होगा? तो दोनों पात्र में अंतिम दाब के लिए आपको मोल कंजर्व कराने, प्रारंभ में यहाँ मोल, प्रारंभ में यहाँ मोल, अंत में यहाँ मोल। तो यहाँ ए में कितने मोल? तो P1 V1 अपॉन RT, बी में कितने मोल? P2 V2 अपॉन RT। अच्छा, बाद में तो दोनों जगह अंतिम दाब तो बराबर होगा, तापमान भी दोनों जगह का बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें मिल गया P फाइनल। क्या आ गया P फाइनल? P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यह आ गया P फाइनल। जब P फाइनल आ गया तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं और आप ये प्रेशर पर भी बात कर सकते थे। जैसे मान लो आप कहें कि सर ये तो प्रेशर में भी कन्वर्ट हो जाता, हाँ तो हो जाता, राइट। अब मैं मान लो P फाइनल ऑफ A निकालता, तो P फाइनल ऑफ A क्या आता? तो P फाइनल ऑफ A निकालने के लिए मैं लिखता P फाइनल ऑफ A। अब बाद में दोनों जगह है तो वॉल्यूम V1 प्लस V2, तापमान तो दोनों जगह बराबर था, तो P1 V1, तो P फाइनल ऑफ A आ जाता P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, राइट। अच्छा, P इनिशियल ऑफ A P1 होता, तो अब हम डेल्टा एस ए क्या लिखते? दाब के पदों में डेल्टा एस ए लिखते हम NA इंटू आर ln V P1 इनिशियल दाब अपॉन फाइनल दाब P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। आप देखिए फिर से वही एक्सप्रेशन आ रहा है, P1 कैंसिल होते ही जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली हम B के लिए बात करते तो भी यही बात आती, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है जो गैस के मिश्रण के आधार पर है। इसमें और थोड़ा हम चीज़ें बदल सकते हैं, टिपिकल बनाने के लिए मल्टीपल डिफ्यूजन करा दो, मल्टीपल इफ्यूजन करा दो, तरह तरह से आप बात कर सकते हैं और इसकी कहानी हो सकती है, राइट। तो आइए अब बात करते हैं ठोस और द्रव के लिए। ठोस और द्रव के एंट्रोपी गणना में मैं एक सिंपल पहले ठोस का उदाहरण ले रहा हूँ, फिर बाद में अगर हमें लगेगा और मुझे लगेगा तो हम एक द्रव का उदाहरण भी ले सकते हैं। तो जब मैंने ठोस का उदाहरण लिया है तो मैंने दो सिंपल कॉपर ब्लॉक लिए हैं जो अगल बगल रखे हुए हैं। दोनों का द्रव्यमान समान है, अर्थात दोनों का आकार भी लगभग समान है, ठीक। अच्छा, दोनों एक एडियाबेटिक फ्लास्क में रखे हुए हैं, यानी बाहर से कोई हीट का आदान प्रदान नहीं लेना करना है। इसका तापमान T1 है, इसका तापमान T2 है, दोनों का द्रव्यमान m है। कॉपर की विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसे बात करते हैं वो S मान लेंगे हम लोग, और डेल्टा S हमें निकालना है फाइनल इक्विलिब्रियम पर, दोनों बाद में जब दोनों का तापमान। तो सबसे पहले तो T फाइनल, तो T फाइनल क्या हो जाएगा? T फाइनल की कैलकुलेशन के लिए आपको इसके द्वारा, अगर T1 बड़ा है T2 से, ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ जाएगी, तो आपको क्या करना है, Q1 प्लस Q2 बराबर 0 कर देना है, T फाइनल आ जाएगा। अच्छा, Q1 कितना होगा? MS, T फाइनल माइनस T1 प्लस Q2 कितना होगा? MS, T फाइनल माइनस T2 बराबर 0। सिंपल इक्वेशन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो MS तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब जब MS हमारे पास कैंसिल हो गए तो 2 टाइम्स ऑफ T फाइनल माइनस T1 माइनस T2 बराबर 0। तो T फाइनल बराबर कितना आ गया? T1 प्लस T2 बाई 2, ये तो T फाइनल आ गया। अब जब हमें पता लग गया कि हमारे पास T फाइनल है तो हम डेल्टा एस तंत्र की गणना करेंगे। कैसे? तो डेल्टा एस तंत्र अब हमारे पास हो जाएगा क्या? डेल्टा एस ऑफ, मान लीजिए नेमिंग कर दी हमने फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक, तो डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस डेल्टा एस ऑफ सेकंड ब्लॉक। डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या आ जाएगा? डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, राइट। तो हमने बोला कि विशिष्ट ऊष्माधारिता ऐसे वो ताप से स्वतंत्र है। जब ताप से स्वतंत्र होती है तो ठोस या द्रव के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MS ln T2 बाई T1। तो ये हो गया द्रव्यमान MS विशिष्ट ऊष्माधारिता ln T फाइनल अपॉन इसका दाब T1 है, तो ये
और डेल एस टू सिंपली ऐसे कैसे ही एम एस एल एन टी फाइनल अपॉन टी टू। तो डेल्टा एस तंत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस तंत्र हो गया एम एस, हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमें मिल रहा है एल एन टी फाइनल का स्क्वायर अपॉन टी वन इंटू टी टू। ये हमारी कहानी हो गई। इस तरह से ये डेल्टा एस तंत्र हमें मिल गया। परिवेश की अगर ये नहीं होता तो फिर हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ती और सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, क्योंकि ये दोनों कॉपर ब्लॉक परिवेश के साथ भी ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहे होते, तब इनका अंतिम तापमान परिवेश के तापमान के बराबर होता, ना कि आपस में बराबर होता, राइट। तो उस तरह की बात हमें करनी पड़ती। तो इस तरह से सिंपल आपकी इक्वेशन हो सकती है। तापमान निर्भर करने वाले एस अगर हम ले लेते तो फॉर्मूला हमारा बदल जाता और हमारे आंसर भी अलग आ रहे होते, राइट। तो आइए कुछ और उदाहरण की बात करते हैं। इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सवालों की श्रृंखला में एक सवाल मैंने आदर्श गैस के लिए लिया है आपके सामने। और जब हमने आदर्श गैस के लिए एक सवाल लिया है तो इसे एक अलग अलग तरह से ट्रांजिट किया है और डेल्टा एस टोटल में पूछ रहा हूँ, राइट। तो जब हम डेल्टा एस टोटल पूछेंगे, अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आदर्श गैस है भैया, पूरा चक्कर काट लिया, पूरा चक्कर अगर काट लिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास डेल्टा एस टोटल तो ज़ीरो आएगा। पर अगर हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए प्रैक्टिस करनी है तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, साइक्लिक का प्रूफ भी हो जाएगा। तो हमें पहले से आंसर पता है लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एस ए टू बी। तो अब आपको सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है डेल एस का, राइट। तो क्या हो गया, एन सी पी मोलर। अगर आप यहाँ पर देखें तो एस टी पी कंडीशन है, एन की वैल्यू 1 आ रहेगी। अगर हम ये सारी कंडीशन यूज कर लेंगे तो 1 इंटू सी पी मोलर आदर्श गैस का इंटू एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। वी फाइनल बाय वी इनिशियल भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एकल परमाणविक गैस बोलता हूं, क्या बोलता हूं मैं, एकल परमाणविक गैस। तो एकल परमाणविक गैस का मतलब है हमारे पास Cp हो जाएगा 5/2R और ये हो गया Ln 3/2, ठीक। अब हम आगे बढ़े, डेल्टा एस बी सी पर चले। तो डेल्टा एस बी टू सी, जरा देखो, 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास फॉर्मूला होता है एन तो एक है ही, एन सी वी मोलर एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल, ये हमारे पास फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे 1 इंटू मोनो एटोमिक के लिए 3/2R एल एन टी फाइनल विच इज 819/409.5। सो ये आ गया हमारे पास 3/2R Ln2। नाउ डेल्टा एस सी डी। तो डेल्टा एस सी डी की जब हम बात करेंगे तो क्या है सी डी, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, यानी फिर से आइसोबारिक है, यही फॉर्मूला। तो 1 इंटू 5/2R इंटू Ln, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम घट गया है, टेम्परेचर भी घट गया है। फाइनल टेम्परेचर 546 डिवाइड बाय 819, या वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। जब वॉल्यूम हम लिख रहे होंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं ये फाइनल है और ये इनिशियल है, सो दिस इज 2/3। नाउ डेल्टा एस डी ए, तो प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो डेल्टा एस डी ए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस डी ए आइसोकोरिक है तो हमारे पास फॉर्मूला एन सी वी, तो 1 इंटू सी वी 3/2R इंटू एल एन, और यहाँ पर टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल दैट इज 273/546 की बात हम लोग कर रहे होंगे। अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इजीली आप लिख सकते हैं 3/2R Ln 1/2, और अब आप सबको जोड़ दीजिए, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 1। जब सबको जोड़ देंगे तो डेल एस टोटल आपको क्या मिल गया, 0 होना भी चाहिए, क्योंकि
हमने सिंपल प्रोसेस किए रिवर्सिबल के और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो ये एक आइडियल गैस का सवाल मैंने बीच में कराया ठोस के साथ साथ ही, राइट। और भी कई सवाल हैं जो हम कर सकते हैं एंट्रोपी के लिए। आइए एक दो सवाल और देखते हैं। एक मोल आदर्श द्विपरमाणविक गैस की आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है 300 केल्विन पर, यानी समतापीय रूप से जब उसे हमने 10 वायुमंडल से 1 वायुमंडल तक प्रसारित कर दिया हो, या जब हम उत्क्रमणीय कराएं, जब हम एक वायुमंडल के नियत बाहरी दाब के विरुद्ध चलें, और जब हम मुक्त प्रसार कराएं तब। तो अलग अलग केस में अलग अलग एंट्रोपीज आएंगी। आइए शुरू करते हैं। तो जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले पहला उत्क्रमणीय फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेल्टा एस ऑफ गैस तंत्र की बात जब हम करेंगे तो डेल्टा एस तंत्र हमारे पास आ जाएगा, राइट। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो आइसोथर्मल है तो आगे वाला हिस्सा तो उड़ गया, एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल की बात करेंगे, या पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल की बात करेंगे तो ये आ गया आर एल एन 10। डेल्टा एस परिवेश की बात करेंगे तो डेल्टा एस परिवेश उत्क्रमणीय में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू तंत्र, यानी माइनस क्यू तंत्र को आप लिख सकते हैं आइसोथर्मल में डब्ल्यू तंत्र अपॉन टी, और डब्ल्यू तंत्र होगा माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल अपॉन टी। टी टी कैंसिल हो गया क्योंकि प्रोग्रेस आइसोथर्मल है और ये 1 है, तो आंसर आ रहा है माइनस आर एल एन 10, और जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। बात करते हैं अनुत्क्रमणीय की, डेल्टा एस इरिवर्सिबल की। डेल्टा एस इरिवर्सिबल की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है डेल्टा एस तंत्र, तो डेल्टा एस तंत्र इरिवर्सिबल सेम हो जाएगा किसके लिए, डेल्टा एस तंत्र रिवर्सिबल वाला जो है उससे, और ये कितना हो जाएगा आर एल एन 10। लेकिन डेल्टा एस परिवेश की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा एस परिवेश की बात हम जब कर रहे होंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू तंत्र, और डब्ल्यू तंत्र हम लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। ठीक, अब जब हम यह बात कर रहे होंगे डब्ल्यू तंत्र हमने लिख लिया माइनस क्यू तंत्र के केस में, तो माइनस पी एक्सटर्नल दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, वी फाइनल को हम लिखेंगे एन आर टी अपॉन पी फाइनल माइनस एन आर टी अपॉन पी इनिशियल अपॉन टी। कि टी टी कैंसिल हो गया हमारा, एन का वैल्यू 1 है, आर बाहर आ गया, तो माइनस आर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन पी फाइनल माइनस 1 अपॉन पी इनिशियल, ये हमारे पास बच रहा है। तो ये आ रहा है माइनस का 9r/10। और अब आप देख लीजिए इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसी भी हाल में इक्वल टू 0 नहीं देंगे, तो दोनों का सम डेल्टा एस टोटल, राइट। तो बेटा समतापीय प्रोसेस है। मुक्त प्रसार में एंट्रोपी की गणना हमसे पूछी है डेल्टा एस तंत्र परिवेश और सराउंडिंग के टोटल की। तो मुक्त प्रसार की जब हम बात करें समतापीय तो डेल्टा टी 0 है भैया, मुक्त प्रसार है तो पी एक्सटर्नल 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है तो डब्ल्यू 0 है, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 है, दोनों 0 हैं तो क्यू 0 है, और क्यू 0 है तो डेल्टा एस परिवेश जो कि माइनस क्यू तंत्र बटा टी सराउंडिंग होता है ये 0 है। परंतु गैस प्रसारित तो हुई है, गैस प्रसारित हुई है तो डेल्टा एस तंत्र आपका वही उतनी ही प्रसारित हुई है जितनी पहले हुई है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो आपने रिवर्सिबल में लिखा और जो इरिवर्सिबल में लिखा वो यहाँ से, तो आर एल एन 10 डेल्टा एस तंत्र आ जाएगा। इस तरह से डेल्टा एस कुल यूनिवर्स की जब आप बात करेंगे दोनों का योग, तो आर एल एन 10 आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, ये तो हो गया मुक्त प्रसार का वैल्यू। आइए अब ऐसा ही सवाल हम बात करते हैं एडियाबैटिक के लिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और मुक्त प्रसार के लिए। रुद्धोष्म रूप में मैं थोड़ा टिपिकल ले रहा हूं ताकि हमारा और भी प्रैक्टिस हो जाए। अरेखीय त्रिपरमाणविक आदर्श गैस को (300 केल्विन 16 वायुमंडल से 1 वायुमंडल तक रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया गया।
ठीक है। अब जब अरेखीय त्रिपरमाणविक आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया गया तो वही से फिर से डेल्टा एस तंत्र, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस यूनिवर्स, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। कब? जब उत्क्रमणीय रूप से प्रक्रम हो, दूसरा जब एक वायुमंडल के नियत बाहरी दाब के विरुद्ध प्रक्रम हो, और तीसरा जब मुक्त प्रसार हो। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में दो चीज़ें आपको अच्छे से पहले से याद होनी चाहिए सवाल शुरू करने से पहले, जिनके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। वो ये कि एक तो पीवी गामा केवल उत्क्रमणी के लिए लगेगा, दूसरी बात इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल से ज़्यादा आएगा। दो बातें अगर आपको याद है तो आपका सवाल हो गया। और एक और तीसरी बात, हालांकि उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, वो ये कि रुद्धोष्म प्रसार में गैस हमेशा ठंडी होती है, चाहे वो कैसा भी प्रसार हो। ठीक, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो अब जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि मैंने गैस थोड़ा सा अलग दिया है तो आपको गामा की कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख देता हूँ नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक का। तो मैं केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही काम में लूँगा। तो आपको पता है दोनों 3-3 होंगी, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगी। तो CV मोलर हो जाएगा 6/2R यानी 3R, और CP मोलर हो जाएगा मेरे पास 3R + R यानी 4R। इसका मतलब गामा हो जाएगा मेरे पास 4/3। ये तो पुरानी रिवर्सिबल वाला पार्ट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन। गामा हमें मिल गया, प्रेशर हमें पता है, राइट। लेकिन हमें एक चीज़ पता है जो अगर हमने अच्छे से बात की हो, तो डेल्टा एस तंत्र फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसका एक और नाम है सम एंट्रोपी प्रक्रम, तो ये 0 हो जाएगा। और डेल्टा एस परिवेश तो एंट्रोपी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। का परिवर्तन, परिवेश की एंट्रोपी का परिवर्तन जब हम बात करेंगे एडियाबेटिक में, तो ये तो हमेशा ही 0 होता है, चाहे प्रक्रम रुद्धोष उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो। बात करेंगे अनुत्क्रमणीय की। अनुत्क्रमणीय की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है इसका T फाइनल रिवर्सिबल के बराबर नहीं आएगा, लेकिन अनुत्क्रमणीय में एक चीज़ पहले से पता है कि डेल्टा एस परिवेश तो यहाँ पर भी क्या हो गया 0। क्यों? एज Q इज 0, रुद्धोष्म है। लेकिन डेल एस तंत्र की जब हम बात करेंगे तो आप अगर याद करें डेल एस तंत्र की, तो हमें पता है डेल एस तंत्र इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का फॉर्मूला हम सेम लगाते हैं। तो चाहे तो इससे बढ़ जाइए, T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस NR ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और अगर आपने थोड़ा सा आगे तक अभी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा वो पढ़ा है इरिवर्सिबल के लिए, तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या था, NCV मोलर। मैंने यहाँ पर इरिवर्सिबल वाले को रिप्लेस कर दिया था इरिवर्सिबल अपॉन टी रिवर्सिबल से। तो यहाँ पर मेरे पास ln क्या आ गया था, T फाइनल इरिवर्सिबल अपॉन T फाइनल रिवर्सिबल। तो हमें दोनों टेम्परेचर निकालने, रिवर्सिबल का भी और इरिवर्सिबल का भी। तो रिवर्सिबल का निकालेंगे और इरिवर्सिबल का। तो पहले तो T फाइनल रिवर्सिबल कैसे आएगा, तो भाई हमें प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर, P और T में रिलेशन लिख लेंगे। तो जब हम P और T में रिलेशन लिखने जाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, हमारे पास होता है PV गामा बराबर कांस्टेंट। अब हमें T और P रखना है, तो मैंने इसकी जगह रख दिया, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो P इनिशियल 16 की पावर 1 माइनस गामा, गामा है 4/3, तो -1/3 इंटू 300 की पावर गामा यानी 4/3 बराबर T फाइनल हमें नहीं पता, P फाइनल है 1, तो 1 की पावर -1/3 इंटू T फाइनल की पावर 4/3। जरा ध्यान से देखना, T फाइनल पावर उड़ा दी तो 300 तो सेफ हो गया। इस 16 पर पहले से थी -1/3 और एक नई पावर चढ़ी 3/4, राइट। तो T फाइनल कितना है, कम आना चाहिए क्योंकि प्रसार है, हमें पता है कम आना चाहिए क्योंकि प्रसार है। जरा देखिए कितना आ रहा है,
300 इंटू 16 को लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3/4 इंटू -1/3। ये सब पावर है पीछे वाली। तो कितना आ गया 300 इंटू 2 की पावर कितनी बची, 4 कैंसिल 3 कैंसिल -1, फाइनल टेम्परेचर आ गया 150। ये किसका है, रिवर्सिबल का। जब रिवर्सिबल का हमें फाइनल टेम्परेचर मिल गया तो हम इरिवर्सिबल के लिए बात करेंगे। इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वही से फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू से सॉल्व करेंगे। तो टी फाइनल इरिवर्सिबल के लिए, राइट, एन सी वी हमें पता है 3R मोल, एक दिया हुआ है हमें, नहीं भी दिया तो हम एन कैंसिल हो ही जाता है, इनटू टी फाइनल माइनस 300 बराबर माइनस पी एक्सटर्नल 1 एटमोस्फियर इंटू एन छोड़ो आर इंटू टी फाइनल माइनस अपॉन पी फाइनल जो कि 1 दिया है, आर इंटू टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। ये हमें हो गया इस तरह से। तो ये हमारे पास वर्क हो गया पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से। आर आर हमारा कैंसिल हो गया, जैसे हमारा आर आर कैंसिल हुआ बाकी को हमने मैनेज किया, तो ये हो गया 3T फाइनल माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस टी फाइनल माइनस माइनस प्लस 300/16। तो यहाँ से टी फाइनल हमारे पास आ जाएगा, ये टी फाइनल इधर और ये 900 उधर, राइट। तो अब हमारे पास टी फाइनल कितना आ गया, तो 4T फाइनल, तो ये 1/4, 300 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, जैसे इसमें से 300 कॉमन लिया, ये 1/16 और प्लस 3, ये हमारे पास आ रहा होगा, राइट। तो 16 इंटू 3 49 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 48, राइट। इस तरह से हमारे पास 64, राइट। तो अब अगर आप इसे थोड़ा सा मैनेज करना चाहें तो लगभग 4 से उड़ा दिया तो ये हो गया 75 और ये हो गया 16, और थोड़ा सा गुणा भाग यहाँ पर कर लेंगे 49 इंटू 75 इंटू 16 जो कि अलग आएगा। टी फाइनल इरिवर्सिबल हमें मिलते हैं, हम यहाँ रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा एस तंत्र इरिवर्सिबल के लिए लेट जस्ट अज्यूम कि मैंने n का वैल्यू 1 मान रखा है, तो 1 इंटू सी वी 3R इंटू एल एन टी फाइनल इरिवर्सिबल का जो कि है 49 इंटू 75 अपॉन 16 इंटू 150, ये आ गया 2, 49/32, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब टी फाइनल इरिवर्सिबल बड़ा ही था। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 32 और ये बाकी इजीली मैनेज्ड है, राइट। तो ये हमारे डेल्टा एस तंत्र आ गया, यूनिवर्स जीरो होना ही है, परिवेश जीरो होना ही है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा। थर्ड पार्ट मुक्त प्रसार। अब हमको पता है कि रुदोष्म मुक्त प्रसार है, पिछले सवाल में समतापीय मुक्त प्रसार था। रुदोष्म मुक्त प्रसार है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे Q0। Q0 है तो हम डायरेक्ट एडियाबेटिक के नाम से भी लिख सकते थे, और वही तो मुक्त प्रसार के नाम से हमने डेल्टा एस परिवेश को 0 लिख दिया, राइट। अब जब डेल्टा एस परिवेश को 0 लिख दिया, Q0 लिखकर मुक्त प्रसार में है, तो डेल्टा एस परिवेश तो 0 हो गया, आपका W भी 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ना तो ये उत्क्रमणीय रुदोष में ना ही ये अनुत्क्रमणीय रुदोष में, तो आपको डेल एस तंत्र जब निकालना होगा तो हम आदर्श गैस मानते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, NCV मोलर ln T फाइनल बाय T इनिशियल प्लस NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल, राइट। अब आपके बात जब हम कर रहे होंगे तो V फाइनल और V इनिशियल तो 0 नहीं है, ठीक है। NCV मोलर T फाइनल अपॉन T इनिशियल की बात भी नहीं है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इसे मिक्स्ड कर देंगे, और जब आपको पता है Q0 W0 तो डेल्टा U0 डेल्टा U0 तो डेल्टा T0 डेल्टा T0, तो ये तो हो गया हमारा 0, और V फाइनल अपॉन V इनिशियल को T अगर कांस्टेंट हो गया तो आप P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया NR ln P1 बाई P2 यानी P इनिशियल अपॉन P, तो इसे हमने 1 माना हुआ है, तो R ln 16 अपॉन 1, तो R ln 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 4R ln 2, और 4R ln 2 0.7 होता है, 0.7 इंटू 4 तो 2.8 इंटू R, ये डेल एस तंत्र हो गया। डेल एस तंत्र हमें मिल गया, परिवेश हमें मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे
तो डेल एस यूनिवर्स हमारे पास हो गया 2.8 आर, ये मुक्त प्रसार के लिए डेल एस यूनिवर्स हो गया। ये तो बच्चों उदाहरण हो गए सिंपल आदर्श गैस के, थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी मैंने इन्वॉल्व कर दी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एंट्रोपी में भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं और एंट्रोपी और तापमान के ग्राफ से हम किस तरह से क्यू की गणना कर सकते हैं। तो ग्राफ द्वारा एंट्रोपी क्यू और टी के ग्राफ में बात करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। कभी कभी हम एंट्रोपी की गणना डायग्राम ग्राफ से भी कर देते हैं। ग्राफ से जब हम एंट्रोपी की गणना करते हैं तो कैसे करते हैं और क्यों कर देते हैं, ये जरा ध्यान से देखिए। हमें पता है ds बराबर होता है dq अपॉन टी, राइट। तो dq बराबर आप लिख सकते हैं TdS, और आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये एक ग्राफ की सिचुएशन बन रही है, राइट। यानी TS कर्व, TdS क्या देगा, एरिया ऑफ TS कर्व, राइट। तो TS कर्व का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो इस तरह से हमारे पास Q आ जाएगा। तो मान लीजिए ये T है और इधर ये एंट्रोपी है, ये हमने कर्व बना दिया, राइट। तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ से, ये S1 है, ये S2 है, ये T1 है, ये T2 है, राइट। तो A से B अगर QAB मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये एरिया जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा, यानी मुझे Q मिल जाएगा। TdS बेसिकली ने क्या हो गया इसका, तो ये ऊंचाई T2, ये ऊंचाई T1, तो T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू ये दूरी S2 माइनस S1, ये आ गया QAB। तो इस तरह से हम किसी भी प्रक्रम के लिए Q की गणना कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग TS कर्व। दिस इज अनदर फिनोमेना जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। तो मैं डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन से इसकी शुरुआत करता हूँ, आइए देखें कैसे। तो इलस्ट्रेशन कैसा है, इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक TS डायग्राम दिया हुआ है। पॉइंट्स हमें यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये है 400, ये है 500। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे पास 200 केल्विन और ये है हमारे पास 1000 केल्विन। ये तापमान है केल्विन में और इधर ये एंट्रोपी है जूल पर केल्विन में। प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 है, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 आ रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, 4 से वापस 1 जाएंगे, ठीक है। और आपको ये एक बोला गया है कि कार्नोट इंजन है, तो सबसे पहले तो आपको बात करनी है इसके एफिशिएंसी की। फिर जब आप इसके एफिशिएंसी की बात कर लेंगे तो फिर आपको बात करनी है तो क्या क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। दूसरा हमें क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है एक साइकिल में। तीसरा हमसे पूछा है हीट गेन एंड हीट लॉस। चौथा हमसे पूछा है, राइट। तो चौथा जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि अगर हमें 40 वॉट पावर के 1000 बल्ब, राइट, जलाने हों 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड को जलाने के लिए आवश्यक चक्रणों की संख्या। अच्छा, आवश्यक चक्रणों की संख्या से हमारा क्या मतलब है, राइट, कितनी बार हमें घूमना पड़ेगा, 1 to 1 वापस से, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, क्यू की बात करनी है, राइट। और जब हम क्यू की बात करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, राइट। सबसे पहले तो इफ़िशेंसी, तो इफ़िशेंसी होता है
1 माइनस टी छोटा अपॉन टी बड़ा, तो 1 माइनस टी छोटा यानी 200 अपॉन 1000, 1/5 यानी 4/5, 80% एफिशिएंट आ गया। पहला सवाल। कार्य की गणना, तो आप कार्य की जब गणना की बात कर रहे होंगे तो क्यू निकाल सकते हैं। टी डी एस क्यू देता है, तो डी क्यू 1 to 2 बराबर एरिया, डी क्यू 1 to टी, तो टी डी एस 1 to 2 ये कर देना हमें। जब 1 से 2 टी डी एस करेंगे तो एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा? ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये पूरा रेक्टेंगल ना, ये वाला नहीं समझना, ये वाला जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लेट जस्ट से दिस इज 1000 एंड दिस इज 500, सो 1000 इंटू 500 इतना जूल, और आप इसे लिख सकते हैं 500 किलो जूल, राइट। डी क्यू 1 to टी आ गया। डी क्यू 1 to 2 के बाद अब हम बात कर सकते हैं किसकी? डी क्यू 2 to 3, तो डी क्यू 2 to 3 0 हो जाएगा क्योंकि कोई क्षेत्रफल नहीं है। डी क्यू 3 to 4, यहाँ पर फिर से बात कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो एरिया, अब जरा ध्यान से देखना, जब हम एरिया निकालेंगे तो बेसिकली हमारा एंट्रोपी घट रहा है तो नेगेटिव के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इसका एरिया, बेसिकली ये वाला, राइट। अब जब मुझे ये एरिया निकालना है तो ये ऊंचाई तो मिल गई 200, और ये दूरी मुझे बतानी है, सॉरी मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया। जब मुझे ये एरिया निकालना था तो केवल मुझे ये दूरी लेनी थी, तो ये 100 आएगा, सो दैट विल बी 100 किलो जूल। और वापस से जब मैं यहाँ लिखूंगा तो एक माइनस आ जाएगा नेगेटिव की वजह से, तो 200 इंटू 100, और ये आ जाएगा -20 किलो जूल। डी क्यू 3 to 4 आ गया। अगेन डी क्यू 4 to 1 की बात करेंगे तो ये 0। अब जरा हम थोड़ी सी और आगे बढ़ें इस प्रॉब्लम में, और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, डी क्यू 1 to 2, डी क्यू 1 to टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 1 to 2 0 होगा, यानी दिस डी क्यू 1 to टी इज -W1 to 2। इनफैक्ट जब हमारे पास ये -W1 to 2 है तो हम W1 to 2 क्या लिख देंगे? -Q1 to 2, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 100 किलो जूल। सिमिलरली 2 to 3 में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, राइट। अब अगर आप यहाँ बात करेंगे डी क्यू 0 है, डी क्यू 0 है तो जो भी W होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा, राइट। और डेल्टा U आप किसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू निकाल लेंगे अगर आपको गैस पता है कौन सी है तो, ठीक। अब मैं बात करूं W3 to 4 की, तो अगेन W3 to 4 -Q3 to 4 हो जाएगा ड्यू टू आइसोथर्मल, और ये हो जाएगा 20 किलो जूल। नेगेटिव वर्क मतलब वर्क डन बाय गैस, पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क डन ऑन गैस। तो अब आंसर कैसे रिपोर्ट करना है ये जरा देख लीजिए। दूसरी बात, 2 से 3 आने में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और 4 से 1 आने में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन सेम है तो डेल्टा यू सेम होगा, तो दोनों का वर्क आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन कितना है? अगर आपको नेट वर्क डन पूछा होता तो आप दोनों लिखते जोड़कर, -100 + 20, तो -80 नेट वर्क डन। अगर हमसे वर्क डन पूछा है तो हमसे हो सकता है कि दोनों ही बातें पूछी हो अलग अलग। तो गैस ने वर्क किया 100 किलो जूल का, और गैस को वर्क के फॉर्म में एनर्जी मिला 20 किलो जूल का। हीट गेन, तो ये रहा हीट गेन, ये तो हीट गेन होंगे नहीं अगर ये कार्नोट है, तो यहाँ तो देर इज नो हीट क्योंकि ये एडियाबेटिक पाथ होंगे। हीट लॉस कितना है? तो दिस इज द हीट लॉस 20 किलो जूल, राइट। 40 वॉट पावर के 1000 बल्ब, तो हमें पता है पावर जब हमें यूज करनी है तो केवल आउटपुट हमारे काम आता है, और आउटपुट कि अगर हम बात करें तो ये टोटल आउटपुट है हमारा। नेट आउटपुट कितना है? 80 किलो जूल का हमारा आउटपुट है, राइट। 80 किलो जूल हमें मिल रही है एक साइकिल से, तो हमें कितने साइकिल चलाने पड़ेंगे? 40 जूल हमें चाहिए 1 सेकंड में, और कितने बल्ब? 1000 बल्ब बराबर, मान लीजिए 10,000 बल्ब की बात कर रहे हैं,
तो 40 वाट के 10,000 बल्ब 1 सेकंड तक जलाने, एक साइकिल में मिल रही है 80,000 ऊर्जा। तो कितनी बार हमें साइकिल चलाना पड़ेगा, राइट? तो हमें कितनी बार साइकिल चलाना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू दिस। तो द नंबर ऑफ साइकिल विल बी 2। 2 बार हमें घूमना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी 2 बार पूरा साइकिल हमें रन कराना पड़ेगा। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन आप देखिए, टीएस डायग्राम से मैंने कार्नोट इंजन का एक सवाल की बात की, जो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैंने कहीं भी केवल फॉर्मूले यूज़ किए, और आप देखिए मेनली मैंने क्यू निकाले किससे, टीडीएस से। तो मैंने मेनली ग्राफ का यूज़ किया, और क्यू से मुझे पता लग गया कि क्यू 0 है तो ये एडियाबेटिक पाथ है। तो मैंने यूज़ भी नहीं किया कि कार्नोट इंजन में ये एडियाबेटिक होता है, ये होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है। हालांकि मैं कह सकता हूँ अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन से कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये आइसोथर्मल हो गया। आइसोथर्मल अगर ये हो गया तो दिस शुड बी एडियाबेटिक, दिस शुड बी अगेन आइसोथर्मल, एंड दिस शुड बी एडियाबेटिक, राइट? अब यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो दिस शुड बी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो दिस शुड बी एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये हो गया एक्सपेंशन और ये हो गया कंप्रेशन। तो मुझे पता तो बहुत सारी चीज़ें पहले से थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। क्यू निकाल कर फिर वहाँ से इम्प्लाई किया कि क्यू 0 है तो एडियाबेटिक, क्यू 0 है तो एडियाबेटिक। आप ऐसे बात कर सकते हैं इस तरह से। क्यू का साइन देखकर आइसोथर्मल में आप बता सकते थे कि प्रसार है कि संकुचन है, ये भी आप बात कर सकते थे। तो इस तरह के सवाल हम लोग कर सकते हैं एंट्रोपी पर, ग्राफ से भी। और भी सवाल आपको मिलेंगे बुकलेट में, मॉड्यूल में, एक्सरसाइजेज में। करिएगा, नहीं होंगे तो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इलस्ट्रेशंस, रिएक्शंस का एंट्रोपी चेंज आगे बात करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।